हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने से क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंपल कर सकते हैं, मतलब कि वो क्वेश्चन एक दो लाइन में सॉल्व हो सकता है। उसका साथ साथ में प्रॉपर्टीज पढ़ने का बाद में हम लोग पढ़ेंगे समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से। तो पहला हम लोग का होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो पहला प्रॉपर्टीज होता है कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर हम लोग रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो पहला क्या प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टीज है इफ इन एनी डिटर्मिनेंट रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज then value of determinant does not change। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टीज ये है कि अगर हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। मतलब इसका ये मतलब होगा कि आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होती है। मतलब कि R1 जो होगा, R1 बिकम क्या हो जाएगा C1, जो R2 होगा वो क्या बना दीजिए C2 कॉलम बना दीजिए। अगर R3 है तो आप उसको क्या बना दीजिए, थर्ड कॉलम बना दीजिए। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। R1 को C1 बना देना है, R2 को C2 बना देना है, R3 को C3 बना देना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊँ। सपोज मान लो हम लोग आपस में ABC है, XYZ है, MNO है, ठीक है, MNP है। तो ये आपका पास में डिटर्मिनेंट है। तो इसमें ये R1 है, ये R2 है, R3 है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो आपको पहला प्रॉपर्टी से क्या बोल रहा है कि जो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो सेम किसका इक्वल होगी। अगर आप ये रो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रो को आप कॉलम बना दीजिए। तो ABC, सेकेंड रो को कॉलम बना दीजिए XYZ, और थर्ड जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए MNP। तो जो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू सेम होगी। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है, कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 4 4 -2 3 6। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। आपने क्या किया, आपने ये जो आपको रो दिखाई दे रहा है आपने कॉलम बना दिया, आपने रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। तो ये होगा 1 2 और ये हो जाएगा 3 4। तो इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, 1 × 4 4, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो आप देख रहे हैं कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज का। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या बोलता है, अगर हम लोग 2 रो को या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो -टाइम्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट हो जाती है। तो जैसे हम लोग लिख लेते हैं, इफ इन एनी डिटर्मिनेंट एनी 2 रो एनी, जैसे मैं इसको लिख ही लेता हूँ, ठीक है, तो आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। इफ इन एनी डिटर्मिनेंट एनी 2 रो or column
are interchanged, then value of new determinant is minus times negative times, the value of new determinant is negative times the original determinant. ठीक है, तो यहाँ में क्या बोला जा रहा है, ये सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि अगर हम लोग दो रो को, ठीक है, या अगर हम लोग टू कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो न्यू डिटर्मिनेंट होगा वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा. जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे अगर आपके पास में एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, एल एम एन है, आपके पास एक डिटर्मिनेंट है. आपने क्या किया, जो ये मान लीजिए ये जो रो है टू रो में चेंज किया, मतलब आपने R1 को R2 में चेंज कर दिया. मतलब जो R1 था आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, R2 में कर दिया. मतलब फर्स्ट रो को सेकेंड रो बना दिया. तो ये क्या होगा, जो सेकेंड रो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ में क्या है एल एम एन. तो इसका जो वैल्यू होगा, आपने जो चेंज किया है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस टाइम्स होगा. तो यही प्रॉपर्टीज बताया गया है कि अगर आप रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, टू रो या टू कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो माइनस टाइम्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होती है. तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है. ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 है. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा. जैसे हम लोग एक क्वेश्चन, जैसे आपको समझ में और अच्छा से आ जाएगा, जैसे 2 3 4 5, ठीक है, तो इसका वैल्यू देखिए, 2 5 से कितना हो जाएगा 10, 4 3 जा 12, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई -12. अब आपने क्या किया, आपने ये डिटर्मिनेंट था, आपने ये रो को चेंज कर दिया, R1 को R2 बना दिया. अब ये हो गया 4 5 2 3, तो अब इसका वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई. तो इसका वैल्यू -2 था, इसका वैल्यू 2 था, मतलब ये माइनस टाइम्स हो रहा है ना, मतलब आप यहाँ में माइनस लगा देंगे तब ये इसका इक्वल होगा. तो ये वाला डिटर्मिनेंट, मतलब कि टू रो या टू कॉलम को चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस टाइम्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होती है. ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है. तो ये दूसरा प्रॉपर्टी था. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये हम लोग दो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं. तो एक क्वेश्चन है, गिवन डेल्टा इज इक्वल टू 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर, एंड डेल्टा डैश जो है 1z z स्क्वायर, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर. फाइंड डेल्टा, फाइंड क्या करना है आपको, डेल्टा बाई डेल्टा डैश का वैल्यू क्या होगा. तो देखिए आपको ये डेल्टा दिया है और ये डेल्टा डैश, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा डैश की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले आप ध्यान दे रहे हैं. अच्छा बताइए, जैसे आप यहाँ तक समझ में आ रहा है. अच्छा बताइए, डेल्टा और डेल्टा डैश में अब देखिए डेल्टा को कितना बार चेंज करेंगे कि डेल्टा डैश आ जाएगा. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि देखिए इन डेल्टा, मतलब इस सॉल्यूशन में आप लोग देखेंगे तो इन डेल्टा, मतलब डेल्टा में अगर देखो हम लोग का डेल्टा डैश में पहले क्या है 1z z स्क्वायर, और यहाँ में 1z z स्क्वायर कौन सा कॉलम है, C3 कॉलम में है. तो आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, C3 कॉलम और C1 कॉलम इंटरचेंज करिए. तो आपको बताया गया है कि अगर आप टू कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट माइनस टाइम्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट हो जाएगा. तो जो डेल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स आपने C1 को C3 में इंटरचेंज कर दिया है, मतलब C1 का जगह में आप C3 लिख दीजिए, 1z z स्क्वायर. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेल्टा डैश लाना है. और यहाँ में क्या हो जाएगा 1y y स्क्वायर और 1x x स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है. तो ये डेल्टा की वैल्यू हो गई. अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ में हम लोग का डेल्टा डैश में 1z z स्क्वायर है, लेकिन सेकेंड जो कॉलम है वहाँ में 1x x स्क्वायर है. तो फिर आपको देख रहे हैं कि आप C2 और C3 को इंटरचेंज करना पड़ेगा. अगर C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो डेल्टा डैश आ जाएगा. तो एक बार और इंटरचेंज करिए.
ठीक है, अब आपको इंटरचेंज किस में करना पड़ेगा, C2 और C3 में, क्योंकि आपको कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक बार और इंटरचेंज करेंगे, ये तो माइनस है तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऊपर में लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रही है। मतलब आपने एक बार इंटरचेंज किया तो फिर आपने C2 और C3 में इंटरचेंज करिए, तो ये आपका डेल्टा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस फिर क्या आ जाएगा, माइनस, और आपने यहाँ में हो जाएगा 1z z स्क्वायर, और ये सेकेंड में आ जाएगा 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी आप बताइए, डेल्टा डैश थी, मतलब कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश हो जाएगा। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा डैश की वैल्यू पूछा गया था, तो आपको मालूम है कि 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इधर में आ जाएगा, तो डेल्टा बाई डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। फिर होती है पासिंग ओवर प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपको समझ में आ रही है। तो थर्ड प्रॉपर्टीज है पासिंग ओवर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टीज होती है पासिंग ओवर प्रॉपर्टी। तो इसका ये मतलब होता है इफ ए रो इज पास ओवर के, इफ ए रो इज पास ओवर के रो और कॉलम प्लेस, देन डिटर्मिनेंट इज -1 की पावर के टाइम्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू होती है, मतलब कि आपने 2 बार डिटर्मिनेंट को, 2 बार रो को, जैसे कि 2 बार रो को मतलब 2 बार आपने रो में चेंज किया, 3 बार किया। तो जैसे कि अगर बात करें, हम लोग का एक डिटर्मिनेंट है ABC XYZ LMN, आपने 2 बार चेंज किया। आपने एक बार R1 को R2 बनाया, जैसे ये वाला वैल्यू है, आप थोड़ा सा देखेंगे इसका वैल्यू LMN। ठीक है, उसके बाद ABC और XYZ। तो आप देखिए ये वाला डिटर्मिनेंट और ये वाला डिटर्मिनेंट आपस में कितना टाइम्स इंटरचेंज हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सबसे पहले L यहाँ में है, अब ये L है, तो आपने एक बार इंटरचेंज किया होगा, C3 और C1 में। C1 को आपने C3 बनाया होगा। ठीक है, तो आप ये C1 को C3 बनाएंगे तो यहाँ में क्या हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा यहाँ में दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हो जाएगा LMN और ये होगा XYZ और यहाँ में क्या हो जाएगा ABC। तो एक बार आपने क्या इंटरचेंज किया, C1 और C3 को इंटरचेंज किया। ठीक है, सो C1 C3 नहीं, R1 R3 सॉरी, R1 और R3। ठीक है, R1 और R3। और दूसरी बार आपने क्या इंटरचेंज किया, R2 और R3 में इंटरचेंज किया, मतलब 2 बार इंटरचेंज किया, तो -1 की पावर 2 हो जाएगा। वही बोला गया है, मतलब कि जितना बार आप इंटरचेंज करेंगे वो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा, नहीं प्रॉपर्टी नंबर 4। यहाँ में क्या बोला गया है, अगर कोई भी एलिमेंट अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में 0 0 0 है, मतलब 0 है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो इसका मतलब होता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर column are 0, then value of determinant is 0। मतलब कि अगर कोई भी पर्टिकुलर रो या कोई भी पर्टिकुलर कॉलम में एलिमेंट जो है वो 0 0 0 है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। मतलब कि एग्जांपल देखेंगे 3 7 -1 0 0 0 1 2 3। तो कोई बोलेगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो आप जानते ही हैं, अगर आप R2 का एलोंग एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट इनटू समथिंग, तो जीरो का आगे में कोई भी नंबर होगा जीरो होगा, फिर जीरो जीरो। तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर उस पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में एलिमेंट जीरो हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। अगर आपसे कोई बोलेगा तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। अगर आपसे कोई बोलेगा एक्स वाई जीरो, ए बी जीरो, एल एम जीरो, तो देखिए इसमें कॉलम में ये पूरा जीरो है तो इस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या है, अगर कोई भी टू रो या कोई भी टू कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ any two row or column are identical, then value of determinant is equal to 0। ठीक है, तो ये बोला गया है कि अगर हम लोग का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 6 9 1 2 3, तो देखिए इसमें क्या है, R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो कोई भी टू रो या कोई भी टू कॉलम आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। जैसे कि अगर आपसे कोई बोलेगा ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप बोल देंगे जीरो, क्योंकि R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अच्छा, अगर इसको प्रूफ भी करना है तो कर सकते हैं आप, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, इसकी वैल्यू है ए बी सी एक्स वाई जेड और ए बी सी। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि अगर हम लोग टू रो को इंटरचेंज करते हैं तो जो न्यू डिटर्मिनेंट होता है वो माइनस टाइम्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। अगर हम लोग R1 को R3 से इंटरचेंज करें, R1 को आपने R3 बना दीजिए, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, माइनस टाइम्स होगा। आपने R1 को R3 बना दिया तो ये आइडेंटिकल ही दिखाई देगा, ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी। आपने R1 को R3 बना दिया तो आपने रो को चेंज किया तो उस डिटर्मिनेंट माइनस हो जाएगा। अच्छा बताइए ये भी क्या है, बताइए ये भी तो डेल्टा ही है, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो इसको इधर में ले आएंगे तो डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो टू डेल्टा का वैल्यू जीरो, तो डेल्टा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। या आप एक्सपेंड कर लीजिए तभी भी उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज था। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा 6 होगा, वो क्या बोल रहा है, अगर कोई भी कॉमन निकल रहा है, कोई भी कॉमन फैक्टर निकल रही है तो आप कोई भी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 होगा। जो 6 प्रॉपर्टी होगा वो क्या है, ए कॉमन फैक्टर कैन बी टेकन out from particular row or particular column। तो कोई भी आप जो कोई भी कॉमन फैक्टर होता है, आप कोई भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग का एक डिटर्मिनेंट है 2 5 -3 3 10 11 4 20 30। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है। तो अब देखिए कोई भी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम से अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले सकते हैं। तो आप बताइए, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ से भी नहीं मिल रहा है, यहाँ से, लेकिन C2 कॉलम से कॉमन मिल रहा है। यहाँ में 5 का मल्टीपल है तो 5 ले सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी 5 टाइम्स, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, 2 5 कॉमन ले लेंगे तो 1 होगा, और यहाँ से 5 ले लेंगे तो 2 होगा, और यहाँ से आप 5 कॉमन ले लेंगे तो 4 होगा। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये हो गई। मतलब यही बताया जा रहा है कि आप कॉमन ले सकते हैं कोई भी पार्टिकुलर हो या पार्टिकुलर कॉलम से। ठीक, जैसे कि एक और एग्जांपल है, जैसे अगर हम लोग का एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी
लेमडा एक्स, लेमडा वाई, लेमडा जेड, ठीक है, म्यू एल, म्यू एम, म्यू ए। तो देखिए आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि R2 से आपको लेमडा कॉमन मिल रहा है और R3 से म्यू कॉमन मिल रहा है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से इसका वैल्यू होगा लेमडा इंटू म्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड, और यहाँ से हो जाएगा एल एम एन। तो यही प्रॉपर्टीज बता रही है कि पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 2 4 2 1 11 9x 6x 12x, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप अब देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड करना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन आप कुछ प्रॉपर्टीज लगाइए। तो प्रॉपर्टीज में क्या बताया गया है कि अगर कोई भी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम से कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप ले लीजिए। तो आपको देख रहे हैं कि ये जो R3 है उससे कुछ 3 कॉमन निकल रहा है और x भी निकल रहा है, तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। तो आप 3x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ में होगा 3 2 4 2 1 11, और आपने यहाँ में 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ में 3 होगा, यहाँ में 2 हो जाएगा और यहाँ में 4 हो जाएगा। अब आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा है, अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, डायरेक्ट 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, R1 एंड R3 क्या हो गया, R आइडेंटिकल हो गया ना, आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 3x इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है जो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, -a² AB AC AB माइनस b² BC AC BC AC BC और क्या है -c²। देखिए ये क्वेश्चन है और इसका वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो आपको सबसे पहले देखिए, अगर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि आप यहाँ से R1 से आपको A दिखाई दे रहा है, तो आप R1 से A कॉमन ले सकते हैं। R2 से देखिए B, तो R2 से आप B कॉमन ले सकते हैं। R3 से क्या कॉमन ले सकते हैं, R3 में C, तो ठीक है, आप ABC कॉमन ले सकते हैं। R1 से आप A कॉमन लीजिए, या आप C1 से A कॉमन लीजिए, सेम बात है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ में, देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ में, देखो टेक कॉमन A B C फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आप R1 से A लीजिए, R2 से B लीजिए, R3 से C। तो जब आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, A B C हो जाएगा, और R1 से आपने A कॉमन लिया तो -A बचेगा, B बचेगा, C बचेगा, और R2 से आपने क्या कॉमन लिया है, B कॉमन लिया तो A बचेगा, -B बचेगा, और वहाँ से C बचेगा, और यहाँ से A बचेगा, B बचेगा, -A। यहाँ तक समझ में आ रही है। तो अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि C1 में भी क्या आ रहा है, C1 में भी A दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी A कॉमन हो सकता है, C2 से भी B कॉमन हो सकता है, C3 से भी क्या कॉमन हो सकता है, C कॉमन हो सकता है। तो फिर आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, आप फिर कॉमन ले लीजिए, A कॉमन A B C फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा, देखिए ABC तो पहले से है, फिर क्या हो जाएगा, ABC होगा। अब डिटर्मिनेंट क्या हो गया, -1 1 1, ठीक है, -1 1 1, यहाँ में होगा 1 -1 1 1 1 -1। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को एक्सपेंड करना हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होते तो डायरेक्ट अभी यहाँ तक डायरेक्ट इसका बाद वाला आंसर होता, लेकिन अभी तक हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। तो चलिए इसका आगे सॉल्व किया जाए। तो इसका आगे जो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप किसी का एलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड एलोंग R1,
एक्सपेंड अलोंग R1, R1 का अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। तो देखिए ABC क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। R1 के अलोंग में क्या साइन था, प्लस माइनस प्लस, तो ये होगा -1 टाइम्स, ठीक है, आपको मालूम ही हो गया होगा अभी तक, ठीक है। तो ये होगा 1 -1 टाइम्स, ठीक है, -1 टाइम्स, देखिए ये सेकेंड माइनस होता है, ये आपको समझ में आ रहा है, -1, ठीक है। आपको ये अब खत्म मतलब मैक्सिमम हो कवर हो रहा है, तो ये एक्सपेंड करना आपको आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो ये 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो ये होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ में देखिए ये तो जीरो होगा, -1 जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो होता है। ये देखिए -1 -2, लेकिन माइनस है तो +2 होगा, और यहाँ में भी 2 होगा। तो ये फाइनली आंसर क्या हो गया, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या हो गई, सी स्क्वायर, ठीक है। आप कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, ठीक है। आपने क्लास 11 में बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा था। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि फैक्टोरियल n जो है आप n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 10 जो होगा 10 इंटू फैक्टोरियल 10 में से 1 जाएगा तो 9 होगा, ठीक है। आप ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये फॉर्मूला था n इंटू n-1। तो आप थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे हैं, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ये 11 है, जैसे कि इसको अगर हम लोग लिखें तो ये फैक्टोरियल 10 है। आप 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू फैक्टोरियल 10, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 लिखा जा सकता है, 11 से एक कम है। उसी तरह यहाँ में फैक्टोरियल 11 एज इट इज रहेगा, और यहाँ में 12 है तो आप क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू फैक्टोरियल 11, और 13 को क्या लिखेंगे, 13 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 12, एक कम जाते रहना है, 12 और फैक्टोरियल 11 हो जाएगा। 12 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 12, 13 को क्या लिखेंगे, 13 इंटू फैक्टोरियल 12, 14 को लिखेंगे 14 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल 12, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आप देखिए, आप कुछ को कॉमन मिल रहा होगा, R1 से फैक्टोरियल 10, R2 से फैक्टोरियल 11 और R3 से फैक्टोरियल 12। तो फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 12। फैक्टोरियल 10 कहाँ से कॉमन लिया आपने, R1 रो से, 11 कहाँ से लिए, R2 से, और फैक्टोरियल 12 कहाँ से लिए, R3 से। तो जब ये कॉमन होगा तो यहाँ में होगा 1 11 12 इंटू 11, यहाँ में क्या बच जाएगा 1 12 इंटू 13 इंटू 12, और यहाँ में होगा 1 13 इंटू 14 इंटू 30। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को आप एक्सपेंड कर दीजिए, वही उसका आंसर होगा। तो फिर हम लोग बात करेंगे आगे, अगर कोई भी नंबर से अगर आप लोग डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर से उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, सपोज ABC XYZ LMN, ठीक है। अगर आप यहाँ में अगर आप R2 में K से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, ठीक है, R2 में अगर आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर से डिवाइड कर दीजिए ताकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज ना आए, ठीक है। तो अगर आप R2 में K से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको K से डिवाइड कर देना पड़ेगा, और R2 में K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप ABC, और R2 में K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, तो KX KY KZ हो जाएगा, LMN हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टीज है कि आप कोई भी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ से K लेंगे, K कॉमन ले लीजिए तो K से K कट जाएगा, तो यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। मतलब कि यही कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर से डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग at any stage prove that 1ABC 1BCA 1CAB is equal to
1 a स्क्वायर, 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू को प्रूव करिए। एक्सपेंड नहीं करना है आपको, प्रॉपर्टीज का हेल्प से आप इसको, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी ये इसका इक्वल होगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ में हम लोग का जो R1 में है a है, 1 है, a है, BC है, यहाँ में 1 है, B है, CA है और 1 CAB है। और आपको जो राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है उसमें 1 a स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सोचिए a स्क्वायर लाना चाहिए। a स्क्वायर कब आएगा, जब अगर आप लोग R1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए R1 में अगर आप लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, और R1 में अगर आप लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ में क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। R2 में जब B से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी यहाँ में ABC आ जाएगा, और R3 में अगर आप लोग C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC आ जाएगा। तो कॉमन ABC मिल जाएगा ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, R1 में आप A से मल्टीप्लाई करिए, R2 में B से मल्टीप्लाई करिए, और R3 में किससे मल्टीप्लाई करिए, C से मल्टीप्लाई कराइए। देखिए मैंने अभी आपको बताया भी है कि अगर आप कोई भी पार्टिकुलर रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर से डिवाइड कर देना है। तो आप किससे डिवाइड, R1 को आप A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A से डिवाइड करिए, R2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B से डिवाइड करिए, R3 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C से डिवाइड कर दीजिए। तो R1 को जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर ABC, A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC। R2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर ABC ना, BAC या ABC सेम बात है। C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C स्क्वायर ABC। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि आप जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो C3 कॉलम है उसमें ABC कॉमन आ गया। तो आप ABC कॉमन ले लीजिए, कहाँ से, C3 से। तो मैं यहाँ में लिख देता हूँ ABC, और आप कॉमन क्या ले लीजिए, ABC मतलब मैं यहाँ में लिख देता हूँ टेक कॉमन ABC फ्रॉम C3। ठीक है, आप C3 से ABC कॉमन ले लीजिए। तो देखिए हम लोग का क्या होगा, ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यहाँ से ABC कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 1। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ABC कट गया। और आपको जो प्रूव करना है वो अभी नहीं आया है। आपको जो प्रूव करना है वो क्या है, A 1 1 1 कॉलम 1 में होना चाहिए, लेकिन जो हम लोग का 1 1 1 आ रहा है वो थर्ड कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो आप कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे, अब बताइए यहाँ में देखिए, अगर हम लोग C3 को C1 बनाते हैं, देखिए C3 को C1 बनाते हैं, कॉलम 3 को कॉलम 1 में बनाइए, तो आपने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि अगर हम लोग कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट माइनस टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो मैंने लिखा इंटरचेंज C1 C3। ठीक है, हम C1 और C3 को इंटरचेंज करने, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा। तो ये C3 है, आप उसको C1 बना दीजिए, 1 1 1। C2 एज इट इज रहेगा क्योंकि C2 में चेंज नहीं हो रहा है, 1 B स्क्वायर C स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ABC। क्या ये डिटर्मिनेंट आ रही है क्या, नहीं। हम लोग का C2 में ABC आना चाहिए, लेकिन यहाँ में C3 में ABC आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा कि आप C2 और C3 में इंटरचेंज कर दीजिए। जब C2 और C3 में इंटरचेंज करेंगे, देखिए ये कब आएगा, जब आप C2 को C3 में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जब दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट माइनस टाइम्स हो जाएगा, और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो यही आपको प्रूव करना था। तो देखिए हम लोग यहाँ में एक्सपेंड नहीं किया है, केवल प्रॉपर्टीज का हेल्प से इसको हम लोग क्या कर लिए हैं, प्रूव कर लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यही एक एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन एक और है, सेम इसी का जैसा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, प्रूव करना है आपको। जैसे अगर हम लोग का क्वेश्चन है x स्क्वायर YZ, y स्क्वायर XZ, z स्क्वायर XY, और इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1x स्क्वायर x क्यूब, 1y स्क्वायर y क्यूब, 1 z स्क्वायर z क्यूब। इसकी वैल्यू प्रूव करना है और आपको एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है।
तो देखिए यहाँ में x की q आ रही है और यहाँ में x की हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है, x की x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करने से x क्यू आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए आप यहाँ में देख रहे हैं कॉलम 1 में yz है, तो अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xyz होगा। C2 कॉलम में क्या है, xz है, लेकिन आप y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो xyz होगा। और यहाँ में C3 में क्या है, xy है, z नहीं है, तो z से मल्टीप्लाई करेंगे तो xyz होगा। तो मल्टीप्लाई करने से xyz आ रहा है, मतलब कि आप xyz को कॉमन ले सकते हैं ना। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब आपको यहाँ में क्या करना पड़ेगा, कॉलम 1 में x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉलम 2 को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉलम 3 को z से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, और यहाँ में क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर वाई क्यू एक्स वाई जेड, और यहाँ में क्या हो जाएगा जेड जेड स्क्वायर जेड क्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो आप बताइए क्या आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है एक्स वाई जेड, कहाँ से मिल रहा है R3 से, तो आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ में लिख देता हूँ, आप यहाँ में लिख सकते हैं टेक कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम R3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, ये आ गया जब आपने एक्स वाई जेड कॉमन लिया तो। ठीक है, आपने यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया है, आपने यहाँ से एक्स वाई जेड। ठीक है, आपने देखिए हमने गलती क्या कर दिया है, जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो उस नंबर को डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा और आपको कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेना है, देखिए यहाँ में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो एक्स वाई जेड होगा, और आप कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ से एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले R3 को R3 और R1 में चेंज करिए, फिर R2 और R3 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ तक कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसका बाद आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज R1 और R3 इंटरचेंज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स 1 1 1 एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा। फिर आपको इंटरचेंज क्या करना पड़ेगा बताइए, आपको लाना क्या है 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स क्यू आ रहा है। फिर आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, एक स्टेप में किसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, R2 और R3 को, R2 और R3 को क्या करना है इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट माइनस था, एक बार और इंटरचेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जो कि प्लस हो जाएगा 1 1 1। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो एक प्रॉपर्टीज होती है कि कोई भी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं 2 नंबर का जैसा, उसी प्रकार डिटर्मिनेंट को भी हम लोग सम का फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक रूल है, ठीक है, तो रूल क्या है, if each element of particular row or column can be expressed as sum of 2 number, then value of determinant can also be expressed as sum of two determinant of same order। देखिए कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी नंबर को हम लोग 2 फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, सम ऑफ 2 नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, उसी प्रकार अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दिया होगा तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं 2 डिटर्मिनेंट का सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका पास जैसे आपके पास a1 प्लस लेमडा 1, a2 प्लस लेमडा 2, a3 प्लस लेमडा 3,
ठीक है, और यहाँ में हम लोग का कोई भी एक एक्स वाई जेड एल एम एन, ठीक है, ये है वैल्यू। तो यहाँ में देखिए ये सम का फॉर्म में है, तो आप इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये इसमें रो 3 है, कॉलम 3 है, तो जो होगा उसमें भी रो 3 और कॉलम 3 होना चाहिए। तो देखिए एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, आपने जो पहला वाला जो एलिमेंट है आप उसको रखिए, तो आप लिख सकते हैं A1 A2 A3, और आप इसका ये दोनों को एज इट इज लिखेंगे एक्स वाई जेड एल एम एन, ठीक है, प्लस का साइन दीजिए। फिर आपको क्या लिखना है, A1 का साथ में क्या प्लस हुआ है, अल्फा 1, तो आप यहाँ में लेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, जो प्लस हुआ है, और उसका साथ में ये दोनों एज इट इज रहेगा एक्स वाई जेड एल एम एन। तो ये वैल्यू हो जाएगी। मतलब यही प्रॉपर्टीज है कि आप डिटर्मिनेंट को भी सम का फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं। विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विदाउट expanding at any stage find the most simplified value of find the most simplified value of find the most simplified value of 1a b square minus ac a square minus bc a square minus bc 1b b square minus ca 1c c square minus ab का जो इसका वैल्यू को आपको सिंप्लीफाई करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए यहाँ में ये डिटर्मिनेंट क्या है, सम का फॉर्म में है, ठीक है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो आप इसको टू डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इसका पहले हम लोग अभी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम सॉल्व यहीं से कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व क्या करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो हम लोग क्या लिख देंगे, बताइए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम लोग लिख देंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है, मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। 1 1 1, अब क्या लिखेंगे, ए बी सी, और यहाँ में आपने क्या लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब क्या होगा हम लोग का 1 1 1 ए बी सी, अब यहाँ में क्या बचेगा हम लोग का, माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, तो यही वैल्यू बच गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे रहे हैं, अब ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपको एक्सपेंड नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग बोला गया है, तो आप प्रॉपर्टी लगा के आपको सॉल्व करना है। आप लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ ही देर पहले ऐसा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। सॉल्व क्या किए थे, यहाँ में देखिए BC है, यहाँ में क्या है हम लोग का, BC है। अगर हम लोग यहाँ में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ABC होगा। तो आप देखिए R1 को, ये वाला डिटर्मिनेंट में R1 को A से, R2 को B से और R3 को C से मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर होगा। यहाँ में प्लस है तो प्लस, आप क्या नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर से आपको डिवाइड कर देना है, तो a b c होगा। R1 को आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 को आप b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो R1 ये है, तो a स्क्वायर माइनस ए बी सी होगा। यहाँ में b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b स्क्वायर माइनस ए बी सी होगा, c स्क्वायर माइनस ए बी सी होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ में ए बी सी है, तो माइनस ए बी सी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा फिर नेक्स्ट में, ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ रहा है, मैं ऊपर थोड़ा रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग का जो होगा, आप यहाँ से क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ से ए बी सी कॉमन ले लेंगे, तो टेक कॉमन ए बी सी माइनस ए बी सी फ्रॉम C3। तो देखिए हम लोग का क्या होगा, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा प्लस
ए बी सी इंटू माइनस ए बी सी, तो क्या बचेगा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, क्योंकि हम लोग माइनस ए बी सी कॉमन ले लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ए बी सी तो ए बी सी कट जाएगा, लेकिन ये कुछ आइडेंटिकल जैसा आ रहा है अगर हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप इसको कितना बार इंटरचेंज करेंगे कि ये आ जाएगा, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि 2 बार करना पड़ेगा। C3 को C1 लाना पड़ेगा, फिर C2 और C3 में इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू, इसको एक्सपेंड नहीं करिए, 1 a, ठीक है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, तो ये माइनस हो जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए C1 और C3 में, ठीक है। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो माइनस इसका था, आपने एक बार इंटरचेंज किया उसका माइनस 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, तो आपको मालूम है कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है। फिर आपको एक बार और इंटरचेंज करना पड़ेगा इसमें क्या कर दीजिए, C2 और C3 को इंटरचेंज कर दीजिए। तो जब आप C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ में क्या आ जाएगा ए बी सी, और यहाँ में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना टाइम्स हो जाएगा, माइनस टाइम्स होगा। तो ये और ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, निगेटिव साइन है, एक प्लस है एक निगेटिव है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ठीक है, तो यही वैल्यू था। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। गिवन एक्स वाई जेड और pth qth rth term of AP pth qth x y z r pth qth rth term of gp है। find the most simplified value of log x p1 log y q1 log z r1, इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि एक्स वाई जेड क्या है, pth qth rth टर्म ऑफ gp है, और आपको फाइंड करनी है कि इसकी सिंप्लीफाई, मतलब इसकी मोस्ट सिंप्लीफाई वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जीपी का फॉर्मूला होगा, जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो लेट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन में देखेंगे। लेट फर्स्ट टर्म जो होगा इसका, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो जो होगा इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल ए है, और इसका कॉमन रेशियो कैपिटल आर है। या में स्मॉल आर है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है, ये कैपिटल आर है। तो देखिए क्या होगा, pth टर्म क्या होता है, pth टर्म क्या है, x है, ठीक है। pth टर्म क्या है, x है, x जो है उसका क्या है, pth टर्म है, ठीक है। एक देख लीजिए अच्छा से। अच्छा nth टर्म होता है तो क्या लिखते हैं आप लोग, देखिए nth टर्म होता है तो आप क्या लिखते हैं, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, n मतलब nth टर्म। तो pth टर्म होगा तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल A इंटू आर, आर मतलब कॉमन रेशियो की पावर p माइनस 1। तो यही तो हो जाएगा इसका x की वैल्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है। और आपको यहाँ में किसकी वैल्यू चाहिए था, log x का, तो आप टेकिंग log ऑन बोथ साइड कर लीजिए। तो आप यहाँ में दोनों साइड क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए दोनों साइड में लॉग ले लीजिए, क्योंकि आपको log x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ में देखिए log x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, log ऑफ a इंटू आर की पावर p माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये log x की वैल्यू हो गई। तो अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे रहे हैं, log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b,
ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो log x होगा वो क्या होगा, log a प्लस log r की पावर p माइनस 1। ठीक है, और आप लोग ये प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि जो भी पावर होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये देखिए log x की वैल्यू क्या होगी, log a प्लस p माइनस 1 टाइम्स log r। ठीक है, तो ये log x की वैल्यू है। ठीक है, log x की वैल्यू क्या है, log a प्लस p माइनस 1 टाइम्स log r। उसी प्रकार देखिए x pth टर्म है, तो x pth टर्म है तो y क्या है, qth टर्म है, तो y qth टर्म है, तो यहाँ में देखो log y का वैल्यू क्या हो जाएगा, log a, क्योंकि a तो कांस्टेंट है सबके लिए, q है, q ना qth टर्म है, तो यहाँ में लिखेंगे q माइनस 1 टाइम्स log r। और सिमिलरली log z की वैल्यू क्या आ जाएगी, log z, ठीक है, pth log z क्या हो जाएगा, log a प्लस, ठीक है, वो rth टर्म है स्मॉल r माइनस 1 टाइम्स कैपिटल log r। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का log x log y log z की वैल्यू। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए, और यही log x log y log z की वैल्यू को यहाँ में पुट कर देनी है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे अब, ये जो log x है, यहाँ में जो आपको log x दिखाई दे रहा है, ठीक है, log x का जो वैल्यू है उसका जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, log x का जगह में log a प्लस p माइनस 1 टाइम्स log r। ठीक है, आप समझ में आ रहा है। और log y का जगह में क्या लिखेंगे, log a प्लस q माइनस 1 टाइम्स log r। ठीक है, और log z प्लस r माइनस 1 टाइम्स log r। ठीक है, तो ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन में आपसे, ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है। ठीक, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है अभी हम लोग पढ़े थे, ये p q r हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अभी देखिए सम प्रॉपर्टी बताया गया था कि डिटर्मिनेंट को हम लोग सम का फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये प्लस आपको दिखाई दे रहा है, प्लस, तो आप ये टर्म को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ में होगा log a, और यहाँ में क्या हो जाएगा हम लोग का p q r 1 1 1 प्लस यहाँ में क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या है हम लोग का, p माइनस 1 log r, q माइनस 1 टाइम्स log r, और r माइनस 1 टाइम्स log r, और यहाँ में होगा p q r 1 1 1। तो ये हो गया। तो अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे रहे हैं, यहाँ से log a कॉमन हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट log a कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ में आप log a कॉमन ले सकते हैं, तो जो log a कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 1 1। और यहाँ से देखिए आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, कॉमन क्या है यहाँ से बताइए, log r, तो log r कॉमन ले लीजिए यहाँ से। तो ये log r कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि ये वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता दीजिए, क्या ही आ जाएगा, 0, क्योंकि C1 और C3 आइडेंटिकल है। अगर 2 कॉलम आइडेंटिकल होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक ये तो इसका वैल्यू 0 हो गया। तो अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो 0 इंटू log a क्या आ जाएगा, 0। और बताइए यहाँ में क्या है, log r, तो आप log r लिख दीजिए। और आप मालूम है कि ये डिटर्मिनेंट है, तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ में भी देखिए समेशन है, तो आप इसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 फॉर्म में क्या लिखेंगे एक बार, p q r 1 1 1 प्लस साइन, अब यहाँ में क्या होगा -1 p q r 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अब आप देख रहे हैं कि आपको कुछ यहाँ में जो दिखाई दे रहा है p q r, ये तो दोनों सेम है, तो सेम होगा, 2 कॉलम सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये log r है, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। और आप यहाँ में देख रहे हैं कि माइनस है, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ में प्लस था तो ये माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन होगा तो यहाँ में देखिए, यहाँ में क्या हो गया, C1 एंड C3 आइडेंटिकल हो गया।
ठीक है, दो कॉलम आइडेंटिकल तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ में C1 C2 आइडेंटिकल हो गया, ठीक है, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यही था हम लोग का समेसन, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।